गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट एक सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने की भी जो लॉयर हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप सभी इसको जानते होंगे। क्योंकि जब भी आप अगर एज अ लॉ के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होता क्या है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, वो बेहतर जानते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। क्योंकि किसी भी केस में सबसे महत्व और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रिटर्न स्टेटमेंट। क्योंकि जब आप किसी केस को फाइल करते हैं, तो फाइल करने के बाद में उसके बाद में जो दो पक्ष होते हैं, एक होता है वादी और एक प्रतिवादी, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। दोनों पक्षकार, प्लेंटिफ होता है वो जो कि वाद प्रस्तुत करता है, डिफेंडेंट होता है वो जो प्रतिवादी होता है, जो उसका उत्तर देता है। तो चलिए हम डेफिनेशन में चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ टाइमली। और मैं यही कहूँगा, मेरे और भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, उससे भी रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, कि डेफिनेशन से क्या कहती है। ये वीडियो मैंने दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। क्योंकि कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हिंदी में नोट्स हमें प्रोवाइड नहीं होते, तो इसके वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। आपको दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुछ लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसके फाइल को, इसकी नोट्स को। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिटन स्टेटमेंट होता क्या है। According to PC Moga, written statement is a document in which the defendant deals with every material fact alleged by the plaintiff in the plaint, and also states any new facts which tells in his favor, adding such legal obligations as he wishes to take to the claim of the plaintiff. In short, it is the defense of the defendant in reply to the plaint of the plaintiff. सीधी सी चीज़ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पीसी मोगा जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि जो डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी जो होता है वो डील करता है उन सारे मटेरियल को, उन सारे फैक्ट को, जो कि प्लेंटिफ के द्वारा जो है स्टेट्स किए गए हैं, जो बताए गए हैं। अब वो अपने फेवर में, जो भी प्लेंटिफ है अपने फेवर में जो कुछ भी कहता है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं, वो जो कुछ भी उसमें मेंशन करता है, उसके बारे में उसका जवाब जो होता है वही एक रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। सिंपल हम इस तरीके से समझते हैं कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने बी के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया, और फाइल करने के बाद में उसने उसको एक नोटिस, एक सम्मन भेज दिया। सम्मन भेजने के बाद में कुछ टाइम के बाद में जो है वो उसको उसका जवाब देगा। अब जवाब वो कैसे देगा, लिखित तौर पे देगा, मौखिक तौर पे तो देगा नहीं, क्योंकि केस जो है कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके से जो कुछ भी जवाब दिया जाता है उसको एक राइटिंग में दिया जाता है, वही रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट इज द डिफेंस, इट इज़ द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन रिप्लाई टू द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने जो भी वाद प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने, जज के सामने, वो जो भी उसको पढ़ेगा, जो भी उसने ऑब्जेक्शंस उस पर लिखे हुए हैं, वो सारे उसके आंसर्स वो एक रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट उसको देगा अपने बचाव के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट, the 2002 amendment has made significant changes in Order 8 of CPC. Now, Rule 1 of this order provides that. अब CPC का ऑर्डर 8 का रूल नंबर 1 क्या कहता है। इसमें 2002 में अमेंडमेंट्स हुए थे कुछ, जिसमें कि ये बात बोली गई थी कि जो डिले होता है, जैसे अब एक पार्टी ने एक मिस्टर एक्स हैं और एक मिस्टर वाई हैं। अब एक्स ने क्या काम किया कि वाई के अगेंस्ट में केस कर दिया, उन्होंने उसको सम्मन भी भेज दिया, उसको नोटिस भी भेज दिया। अब जो वाई हैं वो बैठे हुए हैं, वो कुछ उसका आंसर ही नहीं कर रहे हैं, डिले हो रहा है, पेशी पे पेशी हो रही। तो इस चीज़ के इस डिले को दूर करने के लिए जो एक नया अमेंडमेंट जो आया था सीपीसी में, वो ये कहता है कि किसी भी तरीके का जो है डिले नहीं किया जाएगा। द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस।
अब इसमें ये बात कही जा रही है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो डिफेंडेंट होगा उसको अपने डिफेंस में जो है रिटर्न स्टेटमेंट को उसके कोर्ट के सामने 30 डेज़ के अंदर जो है उसको पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसको सम्मन भेजा गया है. However, the rigor of the above rule has been mitigated to some extent by adding the following proviso. अब यहाँ पे ये भी बात बोली जा रही कि इतनी सख्ती होने के बाद यहाँ पे कुछ जो है रूल्स में जो है चेंजेस किए गए थे, कुछ राहत दी गई थी क्योंकि काफ़ी सख्त कानून थे इस चीज़ को लेकर के. तो अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए गए थे. वो चेंजेस हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज़. अब कोई पर्सन है, सपोज़ कि वो 30 डेज़ के अंदर उसको जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है. रिटर्न स्टेटमेंट को इन शॉर्ट WSB कहते हैं. जो इस समय स्टूडेंट्स जो लॉ के इस समय प्रैक्टिस में होंगे वो जानते होंगे, कोर्ट के सामने कई बार जज कहते हैं कि आपको WS फाइल करना है. WS का मतलब ही होता है रिटर्न स्टेटमेंट. तो अब ये 30 डेज़ के अंदर उसको करना था, वो नहीं कर पाया, तो इसके लिए अब वो क्या काम करेगा. अब ऐसा तो नहीं है कि उसको सजा मिल जाएगी एकदम से, उसको भी मौका दिया जाएगा. तो उसको रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब वो 30 डेज़ की जगह पे अगर उसके बाद भी वो करता है तो वो उसके बाद भी वो अलाउ टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे. वो यही चीज़ उसके नेक्स्ट डे भी कर सकता है. और एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. बट इस चीज़ के लिए उसको सारी चीज़ें जो है राइटिंग में देनी पड़ेगी, रीजंस देने पड़ेंगे, बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि अब ये चीज़ उसको 30 डेज़ के अंदर तो करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब इसको 30 डेज़ से ऊपर ले जाए या 30 दिन से ज़्यादा हो गए, 90 दिनों के बाद वो नहीं कर सकता है. फिर it has also been made clear that a document which ought to be produced in court by the defendant but is not so presented shall not, without the leave of the court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. अब ये चीज़ स्पष्ट की कर दी गई है कि जो भी दस्तावेज जो प्रतिवादी होगा वो उसके द्वारा अदालत में जो कुछ भी पेश किया जाना चाहिए उसको, लेकिन वह अदालत की अनुमति के बिना और मुकदमे की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा. तो ये था पूरा ओवरऑल हमारा WS, जिसको कि हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, जो कि CPC में लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरीके के केस में आप जाते हैं, किसी भी तरीके का आप केस फाइल करते हैं, किसी भी कोर्ट में जाते हैं, अगर आपने अपना वाद प्रस्तुत किया है जज के सामने, तो उसके बाद अगर सेकंड पार्टी नहीं आ रही है तो कोर्ट एक सम्मन भेजता है. सम्मन भेजने के बाद में उसको ये चीज़ रखनी होती है कि वो अपने जवाब में इस चीज़ को आंसर करेगा. अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट बात जो करेंगे वो है एसेंशियल्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट, कि क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं WS के लिए. It shall state all matters which show that the suit is not maintainable or that the transaction in suit is either void or voidable in the point of law. यानी कि कानून की नज़र में जो भी सारी चीज़ें जो उल्लेख किया जा रहा है, जिन बातों को वो ये दर्शाती हैं कि वो बात अनुसरणीय नहीं है या फिर वाद में स्वयं व्यवहार या तो वो शून्य है या वो विधि की दृष्टि में शून्य करनी है, या तो void है या वो voidable है. It should state all such grounds of defense which if not taken would take the opposite party by surprise. अब इसमें रक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए ऐसे सभी जो भी आधार थे उसका उल्लेख होना चाहिए. अगर नहीं होता है तो दूसरी पार्टी को भाई ऑब्वियसली उसको सरप्राइज होगा कि ऐसा कैसे हो गया. फिर नेक्स्ट है, इट शुड स्टेट ऑल द ग्राउंड्स एंड अराइज issues of fact not arising out of the plaint. Example, fraud, limitation, release, payment, performance और act showing illegality. इसमें मतलब कि सारे उन आधारों का भी आपको उल्लेख करना चाहिए जो कि अब जो जो कि जो है उस वाद से उत्पन्न नहीं होने वाले तथ्यों के मुद्दों को ऊपर करना चाहिए. मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको उन सारी चीज़ों को इसमें भी मेंशन करना है, जैसे कि फ्रॉड हो गया, जो लिमिटेशंस हैं, जो पेमेंट्स का रिलीज़ है, परफॉर्मेंस है किस तरीके की, जो इलीगलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें मेंशन करनी है. इट शुड डील विथ ईच
allegations in the plaint, either admitting or denying it directly. इससे वाद में प्रत्येक आरोप से निपटाना चाहिए या तो स्वीकार करना चाहिए, फिर या तो सीधे तौर पर वो नकारे। अगर कोई पर्सन है वो डिनाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी बातों को मेंशन करना ही करना है ना उसमें। इट शुड स्टेट सेपरेटली और डिस्टिंक्टली द डिस्टिंक्ट ग्राउंड ऑफ डिफेंस और सेट ऑफ ग्राउंड्स अपॉन सेपरेट और डिस्टिंक्ट फैक्ट्स। इसे अलग अलग या फिर स्पष्ट रूप से बचाव के या फिर अलग अलग आधारों को बताना चाहिए, या फिर अलग अलग या अलग अलग तथ्यों पर आधार निर्धारित करना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपका रिटन स्टेटमेंट था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आप जो लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैं आगे स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा, आप इसमें सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी। WS हम एक बार देख चुके हैं कि रिटन स्टेटमेंट मीन्स यही होता है। एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि सारी चीज़ें रिटन स्टेटमेंट होता क्या है। जब भी कोई भी केस कोर्ट के सामने जाता है, किसी भी पर्सन ने फाइल किया, एज अ लॉयर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब किसी के केस को लेते हैं तो सबसे पहले आप उसके केस को ध्यान से सुनते हैं, वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद केस स्टडीज़ करते हैं। उस केस स्टडी करने के बाद ही जो नोटिस भेजा जाता है, तो उस नोटिस के साथ में एक उसकी कॉपी भी भेजी जाती है। उस कॉपी को जब पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके ही जो है एक सम्मन जारी किया जाता है, और वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होते हैं। कि आपने एक बार अगर सम्मन किसी को भेज दिया गया है और सेकंड पार्टी अब अगर प्रेजेंट हो गई है, तब फिर उसको दोबारा नहीं भेजा जाएगा, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि रिटन स्टेटमेंट होता क्या है, जिसको कि हम हिंदी में लिखित वक्तव्य या फिर बयान कहते हैं, लिखित बयान, जिसमें कि हम सारा देख चुके हैं कि किस तरीके से पीसी मोगा के अनुसार एक लिखित दस्तावेज में, जिसमें प्रतिवादी वादी द्वारा वाद में लगाए गए सभी प्रकार के जो भी तथ्य होते हैं उसको निपटाने के लिए जो है अपनी बातचीतों को कानून के सामने एक लिखित तौर पे प्रस्तुत करता है। तो ये हिंदी के नोट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी के लिए बोलते हैं और जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी में एग्ज़ाम देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।